हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एनटीपीसी की बहुत बड़ी वैकेंसी हमारे सामने है 2019 के लिए, और लास्ट वैकेंसी जो 2016 में पेपर्स हुए थे उसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो लगभग डबल वैकेंसीज हमारे सामने है फ्रेंड्स। ठीक है ना, लास्ट जो वैकेंसी थी 18,277 वैकेंसी थी और उसका जस्ट डबल कर दीजिए 35,000 और कुछ वैकेंसी हमारे सामने है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन सभी भाइयों के लिए जिनका पेपर एएलपी में रह गए हैं, जिनको एएलपी में कुछ ना कुछ वंचित हो गए वहां से। ठीक है, एएलपी के लिए हो गया, ग्रुप डी के लिए हो गया, या फिर ठीक है जो टेक्नीशियन में रह गए, और इसके अलावा भी जिन्होंने आरपीएफ का एग्जाम दिया उसमें नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, एक लास्ट चांस आपके पास में है कि इस साल आप जो आपका जो सपना है रेलवे में एंटर होने का, उसके लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि सभी लोगों ने स्टार्ट कर दी है अपनी अपनी वैकेंसी के लिए। ठीक है ना, तो दोस्तों बिल्कुल हम लोग भी पीछे ना रहें, और मेरा पूरा वादा है कि 35,000 के 35,000 सिलेक्शन वाईफाई स्टडी से जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। कौन सी चीज? आपको समर्पित होना पड़ेगा पूरी तरीके से, क्योंकि वाईफाई स्टडी का हर एक टीचर समर्पित है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना, तो अब ये देखना है आपको कि आप अपने लिए ये आखिरी मौके में कितनी अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल रुकना नहीं है, डेली बेसिस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और वन बाय वन एक एक चेयर के बिल्कुल जल्दी से आ जाइए। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के अंदर जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीपीसी से रिलेटेड है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक थे जो एनटीपीसी में प्रीवियस वैकेंसी के अंदर आए थे और कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए थे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ताकि हमारे पास एक पूरा सिनेरियो बन जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ यार इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हमें सोल्व करना है। तरीके, मेथड्स एक से एक बेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे ये बता दूं, कंप्लीट कंसेप्ट के साथ आपको पीडीएफ डेली प्रोवाइड होगी। ठीक है, इस सेशंस के अंदर, और सभी लोग प्रोवाइड कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और मैं आपको क्विज भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि मेरे थ्रू डिजाइन किया हुआ होगा। ठीक है ना, डेली के मैं 5 क्वेश्चन दूंगा आपको, और मैं हर दिन अगली क्लास जो होगी उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले उस क्विज को देने वाले टॉपर का नाम अनाउंस करूंगा मैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल जी जान से लग जाइए, क्योंकि एक एक चीज बहुत धमाकेदार होने वाली है, और रीजनिंग को जिस लेवल पे आप लोग देखना चाह रहे हैं एनटीपीसी के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है ना, तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून सभी मेरे भाइयों को जिन्होंने अभी लेटेस्ट अभी आके ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस पे चलते हैं और एनटीपीसी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो लास्ट ईयर की वैकेंसी में आए थे। ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठना आज से ही, क्योंकि समय बहुत कीमती है मेरे भाई। समय अगर एक बार हाथ से चला गया तो फिर कुछ भी नहीं रहने वाला हमारे हाथ में। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना आप लोग, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखना। ठीक है, समझनी है ना जिंदगी तो पीछे देखना, और अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखना। सिर्फ आने वाला कल आपका कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, उसके लिए सोचो कि हाँ अगर वैकेंसी ले ली तो फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो बोझ होता है फाइनेंशियली फ्री होना, एक अपने आप में दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। जो मेरे भाई बंधु लोग, ठीक है, जो बाद में जो जॉब कर रहे हैं वो भी इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, बाद में आप लोगों के लिए आराम से वीडियो तो रहेगा ही, सही आप लोग बाद में, जैसे यहां पर एक मैसेज आ रहा है कि सर मैं क्लास लाइव अटेंड नहीं कर सकता, तो मेरे भाई कोई बात नहीं, आप नहीं अटेंड कर सकते तो वीडियो तो रहेगा, आराम से डाउनलोड करिएगा और शाम को देखिएगा जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहां पर सिलेबस। सबसे पहले अब रीजनिंग से रिलेटेड ये देखिए टॉपिक्स देखिए सबसे पहले, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा यही है कि फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज में भी तो भाई रीजनिंग आएगी। फर्स्ट स्टेज में 30 नंबर की और सेकेंड स्टेज 2 होगा, फिर उसमें 35 नंबर की रीजनिंग हो जाएगी। तो भैया कोशिश क्या करें कि 60 दिन का हम लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं 60 डेज, कि 60 डेज के अंदर एक बार कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए, और साथ ही साथ फिर एक्स्ट्रा मैं आपको क्या देने वाला हूं ये चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, रिवीजन के लिए। अब देखिएगा यहां पे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि ऐसा कोई पेपर हुआ ही नहीं रेलवे का जिसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, यहां पर रमेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि सर बुक्स भी जरूर बताइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों मेरे भाइयों, बुक्स की कहां जरूरत आ रही है अब आप खुद सोच के देखो।
आपने कम से कम एएलपी के, है ना, कितने, कम से कम 60 से 70 दिन पेपर चला है, ठीक है ना, एएलपी का, डी ग्रुप का, आरपीएफ का, टेक्नीशियन, कोई ना कोई रेलवे का एग्जाम तो आपने 2019 में दिया ही होगा, डेफिनेटली दिया होगा, 110% दिया ही होगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग करना क्या है, आपको वो जो टेस्ट सीरीज, चाहे वो अरिहंत की अवेलेबल हो या फिर कोई सा भी, किरण का हो, अरिहंत का हो, कोई भी हो आपके सामने, ठीक है, राइटर हो, आप उसके क्या लो, जो इस साल 2019 में जितने भी आपने टेस्ट दिए ना, टॉपिक वाइज अगर टेस्ट अगर मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उनको लगाओ, क्योंकि यहां पर कंप्लीट सिलेबस तो यहां पे कराया जाएगा ही सही कंसेप्ट्स के साथ में। तो आपका काम क्या होगा कि घर पे प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ठीक है। क्विज आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, ये आपके लिए एक्स्ट्रा हो ही गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। बस सिलेक्शन लेना है, ये चीज दिमाग में डाल लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है और 2019 के अंदर ही लेना है। एक भगवान ने आपको एक मौका और दिया है ना, तो इसका ढंग से यूटिलाइज करो मेरे भाई, सही है कि नहीं है। सिलेक्शन लेना है और 2019 के अंदर ही लेना है, ये मेरा वादा है। अगर आप पूरी तरीके से समर्पित रहे एंड तक, तो मैं आपको बता दूंगा कि रीजनिंग के अंदर 35 में से 35 नंबर किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों से भी पूछ लेना दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर जीडी का जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो आपके कमेंट्स आपको दिखाई देंगे वहां पे कि सर मैंने 25 में से 25 पूरे सही किए हैं, मैंने आरपीएफ के एग्जाम में 35 में से 35 पूरे सही किए हैं, ठीक है मेरे भाई। अभी सीपीओ का पेपर हुआ है, उसका मैंने एनालिसिस में पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आप उनको भी जरूर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं हमारे पास बोलने के लिए, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे मेरे भाई। इसको 110% करना है, इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। और डेली लाइव आके क्लास अटेंड करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया और एनालॉजी से रिलेटेड, ये दो चीज मैंने अलग क्यों करी है, क्योंकि ये दोनों सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसमें सिमिलरिटी देखनी होती है और इसके अंदर ओड वन आउट फाइंड करना होता है। तो ओड वन आउट का मतलब भी ये होता है कि 3 में सिमिलरिटी होगी और एक जो डिफरेंट होगा वो फाइंड करना होगा, आप सभी लोग जानते हैं। अब बात आती है कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। आपकी हर चीज स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, बायो, ठीक है ना, सभी चीजें, केमिस्ट्री, सब चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी, तो तब आप इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। स्टैटिक, जीके वगैरह सब कुछ स्ट्रांग होगी, क्योंकि कुछ भी उठ के आ सकता है, ये एनटीपीसी है, ठीक है ना। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्या चीजें उठ के आएगी, ये सारे कंसेप्ट जो हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो चीजें उठ के आ सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा यहां पे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक सीरीज, कौन सी, न्यूमेरिकल सीरीज कंफर्म है। अब क्लॉक, कैलेंडर और क्यूब एंड डाइस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्लॉक से क्वेश्चन आया एनटीपीसी के अंदर, ठीक है, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आया और क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आया। कैलेंडर से रिलेटेड सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है, एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो उन चीजों को ज्यादा ध्यान में रखना है, हमें पूरी चीजें ही पढ़नी है, हमें सारे टॉपिक एज अ टीज, ठीक है ना, हर टॉपिक में हमें पूरे में से पूरे नंबर चाहिए और उसको ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। तो उसको ढंग से पढ़ेंगे तब, यहां पर जब रेगुलर रहेंगे, रेगुलरिटी मस्ट है, रेगुलर रहोगे तो भैया एंड तक सिलेक्शन लेने की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना, कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज बीच में छोड़ दी, 5 दिन देखा और उसके बाद नहीं देखा, फिर देख लिया, फिर मन उठा अपन ने, हाँ यार ये टॉपिक तो हमें बहुत अच्छे से आता है, इस टॉपिक को हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ये मेरा वादा है कि अगर आप ये आधा घंटे का सेशन अटेंड कर रहे हो ना, तो मैं बोल रहा हूं सफिशिएंट है। अगर आधा घंटा आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो उन क्वेश्चंस की, उन चीजों को ढंग से देख रहे हो जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आई हुई हैं, क्योंकि मैं रेलवे के सारे क्वेश्चन जितने भी रीजनिंग के आए हुए हैं ना, वो सारे 1 बाय 1 सारे सीक्वेंसली कराऊंगा हर टॉपिक के अंदर कंसेप्ट के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए बस आपको इतना करना होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पर और डेली रेगुलरिटी के साथ क्लास अटेंड करनी पड़ेगी मेरे भाई, और 30 में से 30 नंबर आप डेफिनेटली लेके जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलते हैं, देखिए अब यहां पे अगले टॉपिक्स देखिए। इस साल जो 2019 के अंदर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीजें थी, वो कौन सी थी, आप सभी लोग जानते हो, डाटा सफिशिएंसी। भैया डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आया। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, कथन व निष्कर्ष, यानी कि अजम्पशन, पूर्व धारणा और आर्ग्यूमेंट, इससे भैया 4 क्वेश्चन देखने को मिले 2019 के अंदर। 4 क्वेश्चन आए इन टॉपिक से। पूर्व धारणा, अवधारणा आप सभी लोग जानते हो,
ठीक है, मिनिमम 4 क्वेश्चंस अभी देखने को मिले और एनटीपीसी के एग्जाम में तो भर भर के देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन इस पोर्शन में से ही देखने को मिल जाए। तो बहुत डिटेल के अंदर हम चीजें डिस्कस करेंगे, इसके एक एक रूल, एक एक कंसेप्ट, एक एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। और साथ ही साथ ठीक है, सिलोज्म के बहुत सारे नए रूल आ गए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे नए रूल आ गए हैं, लोगों को अपडेट नहीं है, इसलिए ये चैप्टर इनको हार्ड लगता है, जबकि इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। अगर आप बाय कंसेप्ट समझोगे, रूलों को रटो मत, किसी चीज को रटो मत, क्योंकि मैं कहता हूं रटने के लिए मैं मना करता हूं कि यार चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है और परमानेंटली कंप्लीटली गेन करना है, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलोज्म से रिलेटेड। 100% 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम से तो पता ही है, ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना जिसमें वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है, तो ये भी डेफिनेटली मिलने वाला है। वंस अगेन अभी एक बार फिर से देख लेते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग पूरे 4-5 क्वेश्चन आएंगे, सिलोज्म, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स भैया मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, एनटीपीसी का फेवरेट टॉपिक है ये। और एक क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली कंफर्म भी हो गया, ठीक है, एनटीपीसी का भैया मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वो मैट्रिक्स कोई सा भी आ सकता है, फिगर मैट्रिक्स भी आ सकती है या नॉर्मल मैट्रिक्स जो एसएससी के अंदर आता है उस तरीके का क्वेश्चन भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो टॉपिक है एम्बेडेड फिगर, छिपी आकृति पहचानना, फिगर कंप्लीशन आकृति पूरी करना, और काउंटिंग फिगर आकृति गिनना, भैया ये यहां से इन तीनों में से मिला के, मैं ये तो नहीं कहता कि तीनों आएंगे, पर यहां से मिला के एक एक क्वेश्चन, दो में से या तीनों में से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि सिर्फ काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जैसे कि उसने आयत गिनने को बोले थे एनटीपीसी में, सबसे ज्यादा काउंटिंग ऑफ फिगर से आने वाला जो क्वेश्चन था वो आयत और त्रिभुज था, कि आयत कितनी, आयत कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, इस तरीके के, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे अगले चैप्टर देखिए, इन चैप्टर्स को ध्यान से देखिएगा। एनटीपीसी में सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग के बाद परेशान करने वाली जो चीज थी वो थी पजल टेस्ट, जिसके अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाने भी वाला हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया, ठीक है। तैयार रहिए, रेडी रहिए, जबरदस्त तरीके से हम लोग चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा पजल टेस्ट, उलझन संबंधी जो चीज है, इसके क्वेश्चन वाला हूं कि एनटीपीसी में किस तरीके का क्वेश्चन आए। इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, बौद्धिक सक्रियाएं, ठीक है, बौद्धिक सक्रियाएं आ सकती है, जिसको अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, उस नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें देखने को मिलेगी, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, बौद्धिक सक्रियाओं से संबंधित। पेपर कटिंग और फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, एक एक चीज ढंग से पढ़ने वाले हैं, जो जाके आपको आगे जो, जैसे अभी आपके बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट होगा, है ना, आप सभी लोग जानते हो, तो साइकोलॉजी में इस तरीके की चीजें आती हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको, अगर आप इसके मेरे साथ अगर लोग पढ़ लेंगे तो आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और एक एक चीज को तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? सभी लोग रेडी हैं? फटाफट से थम्स अप करके एक बार बोल दो कि हाँ सर रेडी हैं, जबरदस्त तरीके से रेडी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब देखिएगा यहां पे, ये टॉपिक देखिएगा यहां पे, जंबलिंग। जंबलिंग का मतलब होता है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित रूप में क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जैसे लेटर्स, अलग अलग लेटर्स दे रखे होंगे, जैसे स्पेलिंग दे दी कोई सी भी, है ना, स्पेलिंग दे दी और स्पेलिंग के लेटर अलग अलग तरीके से दे रखे होंगे और आपको उनको सबको एक साथ अरेंज करके एक वर्ड बनाना होगा। इस तरीके को जो बोलते हैं वो होता है जंबलिंग। समझ में जो आ रहा है? जो एनटीपीसी से रिलेटेड है, एनटीपीसी से रिलेटेड जो है, जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जंबलिंग से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन आया। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं 2016 की, कि 2016 में एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, ये चीज एक बार पिक्चर क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि हाँ यार कौन से टॉपिक पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो मेरी तरफ से तो मैं आपको सारे टॉपिक्स पूरे कराऊंगा, लेकिन उन टॉपिक्स पे भी तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो हम लोग, जो हमें एनटीपीसी से रिलेटेड हैं, जो एनटीपीसी में आए हुए हैं। पर्टिकुलर एनटीपीसी के एग्जाम की बात कर रहा हूं कि रेलवे किस तरीके के क्वेश्चंस देता है और कहां से कितनी चीजें उठाता है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इधर, इस चीज को, इस चार्ट को एक बार ढंग से और ध्यान से देख। ये सबसे पहले प्री पे CBT 1 जो है
उस पे फोकस कर रहा हूं। आरआरबी एनटीपीसी नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक्स इन प्रीलिम्स एग्जाम 2016 के अंदर जो पूछे गए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से मेरे भाई 4 क्वेश्चन देख लो। अब आप किसी भी एक टॉपिक को एंटी, एक रूल, एक चीज देखना यहां पे जो मैं ओवरऑल एनालिसिस करके बता रहा हूं, एक टॉपिक को पकड़ेगा और उससे धड़ाधड़ 3-4 क्वेश्चन दे देगा। अगर लॉजिकल रीजनिंग पकड़ी तो लॉजिकल रीजनिंग से धड़ाधड़ 3-4 क्वेश्चन दे देगा। जैसे उसने कोडिंग डिकोडिंग को पकड़ा और इससे 4 क्वेश्चन दिए, ठीक है, पेपर्स में। ब्लड रिलेशन को पकड़ा, इसके 4 क्वेश्चन दे दिए उसने, ठीक है। पजल मेरे भाई, लीनियर पजल सबसे ज्यादा देखने को मिली, सर्किल वर्किल कुछ नहीं मिला, ठीक है। पजल देखने को मिली स्टैटिक और लीनियर रूप में, ठीक है। यानी कि आपको कुछ डाटा दे दिया गया, स्टैटिक डाटा, और उसको अरेंज करना था और कॉम्बिनेशन बनाना था, जैसे बॉक्स टाइप का, कि ये बॉक्स है कि 4 तरीके के बॉक्स दे दिए, एक 70 किलो का, 90 किलो का, 80 किलो का, 30 किलो का, और इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉक्स हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। इस तरीके की जो पजल है वो आई, इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिली। 3 क्वेश्चन देखने को मिले। वेन डायग्राम से भैया देख लो 3 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, ठीक है। देखो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये हो गई लॉजिकल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन। मैंने कहा था कि नहीं कहा था आपको कि लॉजिकल रीजनिंग से मिनिमम 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये रहे आपके 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्लियर है। सिलोज्म न्याय वाक्य से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन मेरे भाई। अब देखो रीजनिंग के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैंने बोला इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हैं, जो ऑपरेशन है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है भैया, पेपर रीजनिंग का दिखने में जितना ईजी होता है ना, उतना ज्यादा समय भी, क्योंकि देखो पिछली बार क्या था ना, पिछली बार वेटेज फिक्स नहीं था, कि वेटेज फिक्स नहीं था कि कौन से पोर्शन से कितने आएंगे। वेटेज का मतलब यह है कि हमें यह पता था कि मैथ और रीजनिंग के मिला के 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 70 क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह नहीं पता था भैया कि वो 70 के 70 क्वेश्चन मैथ्स के भी आ सकते हैं क्या, या 70 के 70 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आ सकते हैं क्या, क्योंकि पिछली बार कुछ भी फिक्स नहीं था। एक बार पेपर ऐसा हुआ जिसमें साइंस के 70 क्वेश्चन आ गए, बाकी 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड थे। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद ने जो आपके जो नोटिस दिया है उसमें, है ना, जो नोटिफिकेशन दिया है, उस नोटिफिकेशन में उसने मेंशन किया है कि हाँ यार, इस पोर्शन से हम लोग इतने क्वेश्चन उठाएंगे, रीजनिंग के इतने उठाएंगे, और मैथ्स के इतने उठाएंगे, साइंस के इतने उठाएंगे। लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। याद रखना, ये एनटीपीसी की सबसे बड़ी आप लोग कह सकते हो। क्लियर है। बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये तो आप सभी लोग जानते हो, सीबीटी, है ना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। शीला जी क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखो मेहनत तो आप लोगों को करनी है, ये आप लोग भी जानते हो, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने से भाई तबीयत खराब नहीं होती। 3-4 घंटे अगर कम सो लेंगे ना, लेकिन अगर सिलेक्शन ले रहे हो 2019 के अंदर, तो मेरे भाई अगले जिंदगी के 40 साल आराम से सो सकोगे। लेकिन अगर ये 2019 का टाइम पीरियड अगर आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया मेरे भाई, ठीक है, तो फिर वो 40 साल अपन लोग जूझते रहेंगे कि हमें करना क्या है। फिर हम 10-10, 15-15 हज़ार की जॉब के लिए, 20 हज़ार की जॉब के लिए इधर से उधर जाएंगे। तो ये काम नहीं हो, सही है कि नहीं है। बिल्कुल मेहनत करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बस आपको रेडी रहना है, क्योंकि याद रख लेना दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इधर यहाँ पे, अब ये देखिए मेंस के अंदर जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले, देखिएगा इधर एक एवरेजली मैं बता रहा हूं आपको, सिलोज्म के 2 क्वेश्चन सीबीटी 2 में देखने को मिले। लॉजिकल स्टेटमेंट वही 4 क्वेश्चन फिक्स हैं यार, पिछले कई सालों से लॉजिकल रीजनिंग के 4 फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने? 4 क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 5-6। देखो मैंने कहा ना, कोई सा भी वो एक टॉपिक उठाता है और धड़ाधड़ फिर क्वेश्चन देता है उसी पे बेस्ड। एनटीपीसी का एक खास बात है, बाकी आप एएलपी आपने दिया है, डी ग्रुप आपने दिया है, ठीक, पीएफ आपने दिया है, टेक्नीशियन आपने दिया है, ठीक है, रेलवे के अंदर कोई ना कोई एग्जाम दिया है, लेकिन वो कोई सा भी एनटीपीसी के अंदर एक सिंगल टॉपिक उठाएगा और उससे लगातार 4-5 क्वेश्चन देगा, लगातार 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ब्लड रिलेशन से 6-7 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल कोडिंग, उसके अलावा ओड वन आउट रैंकिंग से 2 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, ठीक है, और मिसलेनियस, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स से उनसे मिला के 12 क्वेश्चन आए,
ठीक है, जिसमें आपके एम्बेडेड फिगर्स वगैरह आ गए, काउंटिंग फिगर आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलती है, पर वो एक टॉपिक डेफिनेटली उठाएगा जिससे वो मैक्सिमम क्वेश्चन देगा। तो माइंड देखो, हमें तो पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक है, तो हम तो 100% पूरे के पूरे टॉपिक्स को इस तरीके से कवर करेंगे कि वो उठाए, बस वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, हम लोग डेफिनेटली पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे। जितने क्वेश्चन वो देगा ना रीजनिंग के अंदर, वो पूरे सारे के सारे सही करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी से रिलेटेड थे। ठीक है, फटाफट से तैयार हो जाइए और जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करते हैं क्वेश्चन का। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना, ये एनटीपीसी का सबसे खास क्वेश्चन था। 2016 में जो पेपर हुआ उसके अंदर एनटीपीसी का ये क्वेश्चन आया कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन या 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन अर्थात 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होती है। तो फटाफट से मुझे रिप्लाई करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। बिल्कुल क्विज वगैरह सब कुछ अपलोड करेंगे और आज की भी पीडीएफ मिलेगी आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बस क्वेश्चन का रिप्लाई कर कि क्या आएगा। बाईस बार ए ऑप्शन। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है? 22 बार। ये आपने आंसर दिया है। तो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, देखो अब इधर यहां पे चीजें समझ लेना एक बार, ठीक है ना। अब यहां पे जितने भी लोगों का 22 आंसर आ रहा है ना, उन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं है और यहां रह गए वो सिलेक्शन से, उनके हैं 0 नंबर। मैं बता दूं आपको, उनके हैं 0 नंबर। 22 बार नहीं होगा। तभी तो कहता हूं कि चीजों को ढंग से और एक बार में ही समझना बहुत जरूरी है। जिस किसी का भी 22 आ रहा है ना, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। उसने बोला है सीधी रेखा में, उसने ये नहीं बोला कि 0 डिग्री का कोण बना रही है या फिर वो 180 डिग्री का कोण बना रही है। सीधी रेखा का मतलब ये हो गया कि जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। सीधी रेखा का मतलब समझ लेना, स्ट्रेट लाइन का मतलब, सीधी रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि यानी कि जब वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, कितने का, 0 डिग्री का जो कोण बनाएगी, तब भी वो स्ट्रेट लाइन में होगी। ठीक है, और जब वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री, जब वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी तब भी वो सीधी रेखा में होगी। जब वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी तब भी वो क्या होगी, सीधी रेखा में होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। और जब वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी तब भी वो स्ट्रेट लाइन में होगी मेरे भाई, सीधी रेखा में होगी। तो ये टोटल कितनी बार, एक दिन में 22 बार। ये टोटल कितनी बार, एक दिन में 22 बार। बहुत डिटेल में आपको बाद में मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, तभी इसका आंसर क्या बनेगा, 44 बनेगा, कि 44 बार सीधी रेखा में होती है। अब देखिए, आती हुई चीज को भी हमने गलत कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। आती हुई चीज को भी हमने गलत कर दिया। इसीलिए बोल रहा हूं कि चीजों को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। उसने स्ट्रेट लाइन बोला है मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन। 0 डिग्री का, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी तो भी सीधी रेखा में होंगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो भी 180 डिग्री का कोण बनाएगी, सीधी रेखा में होगी। तो 22 इसके 22 और 22 कितने हो गए, 44 हो गए। अभी भी कुछ लोगों का आंसर 22 आ रहा है, बिल्कुल गलत है, सोचने वाली बात है। उसने सीधी रेखा बोला तो दोनों की काउंटिंग होगी। जब सेम डायरेक्शन में होंगी और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, दोनों काउंट होंगी। 22 + 22 कितनी हो गई, 44। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखिएगा इधर। ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी का प्रथम व अंतिम दोनों दिन समान हो सकता है? शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों दिन समान हो सकता है, कौन सा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या संडे? चलिएगा बताइएगा। जिसका भी 44 था बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई करिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि लोगों को यही नहीं पता कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या होता है।
ठीक है, या शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, या किस तरीके से, देखिए लोगों को लगता है कि शताब्दी मतलब कि जैसे कि 1600 ले ली, 16वीं शताब्दी यानी 1600, ठीक है। अब उनको यह पता है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, यह होगा 31 दिसंबर 1600 होगा। लेकिन प्रथम दिन कौन सा होगा, अब यहां पे प्रथम दिन वो ये ले लेते हैं 1 जनवरी 1600। मेरे भाई ये प्रथम दिन नहीं है। जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, अब 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी चल रही है, तो आप काउंटिंग कहां से कर रहे हो, 2001 2001 से आपने स्टार्ट किया ना शताब्दी के। 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या था, 1 जनवरी 2001, यही है ना। तो 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन ये थोड़ी होगा 1 जनवरी 1600 थोड़ी होगा, उसका प्रथम दिन होगा 1 जनवरी 1501, ये होगा प्रथम दिन, ये फर्स्ट डे होगा और ये जो है ये लास्ट डे होगा, ये फर्स्ट होगा और ये लास्ट डे होगा मेरे भाई, ठीक है। तो वो इसकी बात कर रहा है कि भैया शताब्दी का प्रथम दिन जो है, किसी भी शताब्दी का फर्स्ट डे जो है वो कौन सा हो सकता है। तो याद रख लेना मंडे एक ऐसा दिन है, ठीक है, मंडे ऐसा दिन है जो फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था जब मैंने पढ़ाया था कैलेंडर के अंदर, ठीक है। वीडियोस वगैरह सब कुछ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आप सर्च करोगे। और यहां पर भी जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से ये बना, ठीक है ना। तो बिल्कुल रेडी रहिए। बस अभी फिलहाल क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी आया था बहुत जबरदस्त तरीके से कैलेंडर से रिलेटेड, एक ही क्वेश्चन आया और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन ये था, ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी का प्रथम दिन कभी भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन देख लो आज किस तरीके से क्वेश्चन आए, ठीक है। बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अगर आपको आते हैं तो आप लोग रिप्लाई करिए क्या आएगा भाई, ठीक है। ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी का प्रथम दिन कभी भी नहीं हो सकता, फर्स्ट डे कभी भी नहीं हो सकता, सेंचुरी का फर्स्ट डे कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा दिन है, चलिए बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, यहां पर बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और कुछ लोग जय माता दी तुक्के भी लगा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो तुक्के लगाने से कुछ नहीं होगा, चीजों को ढंग से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। संडे एक ऐसा दिन है जो कभी भी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। संडे कभी भी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं होगा। सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, लेकिन संडे कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में और बहुत आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आपको रेगुलर रहना है कल से बिल्कुल 1:30 बजे, ठीक है ना। और सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ओके फ्रेंड्स। एक चीज याद रखना, एक चीज बोलूंगा मैं यहां पे, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा जो होता है ना वो विश्वास होता है, याद रख लेना। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है मेरे भाई, जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है, ठीक है। तो इस विश्वास को, जो आपने वाईफाई स्टडी पे विश्वास किया है ना, इसको बनाए रखना मेरे भाई, और बिल्कुल एंड तक सिलेक्शन तक आपको लेके जाने की गारंटी हमारी होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। कल मिलते हैं सेम क्लास में।